अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज बलूचिस्तान से बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। ये एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, लिहाजा हम इस पर ज़्यादा गुफ्तगू से गुरेज करेंगे, क्योंकि अब इतलात ये आ रही हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस जो आज सुबह कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी, उस पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। बहुत से लोगों के ज़ख्मी होने की, ट्रेन के जलाए जाने की और यरगमाली बनाए जाने की इतलात भी हैं, और दहशत गर्दों के मारे जाने की भी इतलात हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कितनी दिगरगू है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और वहाँ पर वफाकी हुकूमत को कहा कि अपना फोकस दहशत गर्दी के मामले पर करें, दहशत गर्दी का मसला दोबारा सर ना उठाए। और ये जो स्पीच थी, इसको मजमूई तौर पर अगर कहा जाए, सदर आसिफ अली जरदारी की एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, और उनकी गुफ्तगू में मुकम्मल एतमाद झलकता था कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बड़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, चाहे वो मुआशी शोबा हो या दीगर शोबा जात हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पर तमानियत का इजहार आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से किया गया, लेकिन इसी तमाम वक्त के दौरान उन्होंने एक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर सिस्टम है, सिंध के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, किसी से भी नहरें निकाल कर जो पानी है वो गसब किया जा सकता है। उन्होंने अल्फाज दीगर इस्तेमाल किए, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि जो सिंध है और दीगर सूबे हैं, तमाम वफाकी इकाइयाँ हैं, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू पर तबसरा करते हुए एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, वो सुनिए। अब एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि चंद सियासतदान जो नाकाम हैं, मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, वो इस इशू को हवा दे रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मामला शद्दोमद से उठा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इस हवाले से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो डाउन स्ट्रीम लोगों के राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, सुनिए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये हैरान कुन था सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये एतराज़ उठाना, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, ख़बरें देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि 8 जुलाई 2024 को सदर मुमलिकत को एक ब्रीफिंग दी गई थी इन 6 नहरों के हवाले से, जिसमें उन्होंने हिदायत की थी कि वफाक फौरी तौर पर इन तमाम नहरों के लिए ये स्ट्रेटजिक नहरें कहलाई गई उस मीटिंग में। और ये कहा गया, मोहसिन नकवी साहब भी उसमें मौजूद थे, और ये कहा गया सदर की तरफ से कि इसके लिए फ़ंड्स भी फराहम किए जाएँ और इन पर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतराज़ क्यों उठा रही है, ये हैरान कुन है। और साथ ही बात ये भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सरतोड़ कोशिश कर रही है कि एक भरपूर किस्म का अपोजिशन अलायंस बनाकर ईद के बाद एहतजाज किया जाए। इस मामले में गुज़श्ता रात एक मुलाकात हुई वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, वो कहाँ तक पहुँची उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आमना शेख साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जनाब कादिर मंदोखेल साहब करें। मंदोखेल साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की कल की तकरीर कैरेक्टर सर्टिफिकेट था एक तरीके से, उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया कि मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, आप लोग जो भी कहें, शैला रज़ा साहिबा को हम सुनते हैं, गवर्नर पंजाब को नदीम अफजल चंद, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि आपके यहाँ तो रिजेंटमेंट पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नून सियासी तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रही। जरदारी साहब की तरफ से मौजूदा हुकूमत को ओके सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपने तर्जमा अपनी अपनी तशरीह कर दिए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर और पाकिस्तान की सिविलियन सदर 8वीं मरतबा अपनी खिताब में, कम से कम मेरी जो उम्र है सियासत के अंदर सूझ समझ के, उस वक्त मैंने कोई ऐसा सदर पाकिस्तान नहीं देखा जो इसने इतना बड़ा फोरम पे जो है ना वो एक इशू उठा लिया है। अब आप उसको सर्टिफिकेट को, शटअप कॉल को, क्या कहो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सवाल ये है कि जब वो एहसन इकबाल साहब की आपने बात सुनाई थी, खबरें सुनाई थी, तो हाँ, वो ज़रूर मेरे बारे में ये कह सकता है कि मेन स्ट्रीम से अलग हो कि हाँ बिल्कुल मैं मेन स्ट्रीम से बाहर हूँ, इस वजह से कि मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को 3800 वोट पे इस सीट पे बिठाई गया है। 3800 वोट से 3800 वोट, मेरे 42,000 वोट थे, और शहबाज शरीफ को तो मैंने यहाँ से भगाया नाइली से बचने के लिए, वो इस सीट छोड़ के चले गया, वरना वो एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरा चल रही थी, इत्तेहाद चल रही थी, नई इत्तेहाद हुआ, उसके बावजूद ये सीट छोड़ के चले गए।
इस वजह से कि मैंने नाइली का केस किया था कि उसके तजवीज़ कुंदा और इसकी अटॉर्नी जो है ना वो एक ही शख्सियत थी, जावेद रान साहब। तो इस वजह से वो नाइली से बचने के लिए वो सीट छोड़ के चले गए। तो सवाल ये कि ये ज़रूर मेरे बारे में कहे, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बाकी अगर आप सदर पाकिस्तान की तरफ इशारा या किसी और, तो पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी ओहदे के सरबराह है। लेकिन उसने दुरुस्त तर्जुमानी की है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने दुरुस्त तर्जुमानी की सिंध के अवाम की। क्योंकि मैं तो पहले ही कहता आ रहा था कि आप सरसब्ज चोलिस्तान जरूर बनाए, हमारी ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान सरसब्ज हो, मगर आप सिंध का गलत गलत घूंट के, सिंध के सर काट के और सिंध के सर पे पाँव रख के आप चोलिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी खाम ख्याली होगी। किसी ने आपको कान में बोल दिए कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। जरा आने वाले दिन, अभी तो रमजान का महीना है, सिंध के चप्पे चप्पे पे, हर शहर, हर तहसील में, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के बच्चे, असातिज़ा सब सरापा एहतजाज है, उकला समेत। तो ये आपकी खाम ख्याली है कि आप सिंध सही। के पानी काट करके और अपनी पाबंदी। दूसरी बात जो उन्होंने एहसन इकबाल साहब से कही, ये भी झूठ बोला उन्होंने, क्योंकि 3 खतूत हमने लिखे हैं सिंध के वजीर आला ने कि आप सीसीआई की मीटिंग बुलाए। आप जो कहते हैं कि आईनी अदारे मौजूद है, आईनी अदारे को आपने आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, तो हम बात किस तरह कर लें? हम यकीनन असम्बली के फ्लोर पे कहेंगे। आज बिलावल साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है, और मुझ जैसे जाले जो है ना वो तो हर टीवी चैनल पे हम ये आवाज उठाते रहते हैं। तो सही। मंदोखिल साहब, ये जो उनकी मंदोखिल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। जरदारी साहब ने जो मीटिंग की थी उस पर भी आपसे जाहिर है कि पूछना है। आमना शेख साहिबा, ये बताएं कि आपकी हुकूमत ये क्या कर रही है? वो बता रहे हैं मंदोखिल साहब के सिंध हुकूमत वजीर आला खत लिख रहे हैं। आपकी आवाज, हाँ, दोबारा सुन लीजिए सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला सिंध खत लिख रहे हैं कि पानी के मसले के ऊपर इजलास बुलाएं। वो बार बार ये बात कर रहे हैं, और जवाब में आपकी जमात ये कहती है कि नाकाम सियासतदान सियासत चमकाने के लिए नहरों के मामले को हवा दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस बात के जवाब में नहीं कहा गया और ना ही वजीर आला के बारे में ऐसी कोई बात की गई। एहसन इकबाल साहब की अगर आपने बात सुनी तो आपको पूरी बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने पहले ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलती है, और इस मसले पे भी हम उनसे मुशावरत भी करेंगे और इंशाल्लाह इसका हल भी करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस मसले को नेगेटिव जो रंग दिया जा रहा है और जो इसको एक वो फसादी शक्ल दी जा रही है, वो ऐसे लोग दे रहे हैं जो खुद सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा नहीं कहा कि हम इस पर मुशावरत नहीं करेंगे। पहले उन्होंने उस बात की तस्दीक कि हम उसके ऊपर मुशावरत भी करेंगे, हम मीटिंग भी कॉल करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये मामला जाहिर है कि आप पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक नहीं कर रहे हैं, ये आप किसी और के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। नहीं, हमने ये पता साहब के दिमाग में कौन सा स्पेसिफिक शख्स है जिसकी उन्होंने कोई स्टेटमेंट सुनी और उन्होंने उसके बारे में ये कहा। देखिए, बात ये है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिर्फ इस इशू की बात नहीं है। ये इशू हम रेगुलरली देखते हैं कि अक्सर लोग, अभी कल परसों भी एक शो में बात हो रही थी, अक्सर लोग जब रेलेवेंस के लिए, जब स्क्रीन टाइम के लिए, जब पब्लिसिटी के लिए कोई ना कोई इस तरह का कमेंट देते हैं, लेकिन उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं होती कि उनके कमेंट की क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। सो ख्वाह वो पीटीआई में हो, पीपल्स पार्टी में हो, या इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हो, कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह के मामलात को तूल देता है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलात है और इसको जो है वो हुकूमती सतह पे हल होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दें। इसीलिए मैंने भी आपको ये कहा कि मैं एहसन साहब की स्टेटमेंट को आगे लेके चल रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेके इस मसले को ऐसे तरीके से हल किया जाए। वैसे पीपल्स पार्टी को आपने हर मामले पर राजी किया, इस मामले पे भी राजी कर लेंगे? कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे शाहिद खटक साहब, इस सारे मामले में जो सदर पाकिस्तान ने कल खिताब किया, उनकी गुफ्तगू में तो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी तशफ़ी और तसल्ली उन्होंने ज़ाहिर की। उन्होंने कहा मईशत की सिमत बेहतर है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। फिर उन्होंने रेमिटेंसेस की, एक्सपोर्ट्स की, तमाम मामलात में उन्होंने तो तारीफ़ की। तो सदर पाकिस्तान जब तारीफ़ कर रहे थे, आप लोग नीचे नारे लगा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हर वक्त, आई एम सो सॉरी भाई आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये हर वक्त नारे लगा रहे होते ईसा
कल हम असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर विमेंस डे मना रहे थे, ये तब भी एहतजाज कर रहे थे। आज से कुछ अर्सा पहले हम माइनॉरिटीज डे मना रहे थे, ये तब भी एहतजाज कर रहे थे। जिस वक्त ये हुकूमत में थे, ये तब भी एहतजाज कर रहे थे। तो ये तो ना इनके अलावा इस बेचारों का कोई काम है नहीं है actually। लेकिन वैसे इनको एहतजाज का हक है, ये तो बता दीजिए। अब तो हर बिल्कुल शख्स को है, जरूर करें एहतजाज, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें और अपने ऐवानों की इज्जत खुद भी करें, क्योंकि ऐवान की इज्जत होगी तो ठीक है, आपकी ये मैं खटक साहब से जवाब लेता हूँ। खटक साहब, आप लोग एहतजाज करते हैं और हर वक्त एहतजाज करते हैं, इस पे बड़ा शदीद एतराज़ है आमना शेख साहिबा को। मैं पानी की इशू से शुरू करूंगा, उसके बाद फिर मैं मईशत की तरफ भी आऊँगा और रेमिटेंसेस की तरफ भी आऊँगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी डिबेट करेंगे, हर इशू के ऊपर अलग अलग बात कर लेंगे। पानी का इशू जो है ये सिर्फ सिंध का नहीं है, पानी का इशू तमाम सूबों का है, पंजाब का भी है, खैबर पख्तूनख्वा का भी है, सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है। तो पानी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी हर चीज़, हर इंसान की जितने भी मखलूक़ात है, सब चीज़ों की ज़रूरत है पानी। देखिए, चीज़ों की मिस हैंडल करते हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी तकरीरें, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी, इन सब के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसल की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ पानी की इशू की वजह से नहीं कॉल की जा रही। अगर ये पानी वाला मसला ना होता, सिर्फ पानी की वजह सिर्फ से, पानी की वजह से, क्योंकि ये मंदुखैर साहब इसको इस बात में मुझे सेकंड करेंगे, बाकी कोई भी इशू होता ये कॉल कर लेते, लेकिन पानी की इशू की वजह से वो इनको भी पता है कि क्यों नहीं कॉल हो रही, मुझे भी पता है। अगर मैं बोल दूं तो आप अनियर नहीं कर सकते और ये जो है वो बता नहीं सकते। मजबूरियां हैं, मजबूरियां हैं। सही। नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मजबूरियां नहीं, शायद इनकी मजबूरियां हो। मजबूरियां ना, पाँव पड़े होते हैं आप लोग, आप तो बूट चमका रहे थे, आप चाट रहे हो, ये मजबूरी है। शायद भाई वो आपका लीडर था जो सुबह साइफर ले अभी रहा था, आपका और लीडर रात को जाके आपका लीडर जो बात पूरा कर पूरा चाट रहा है, उसने पूरी confused हो गए। जुबान निकाल के थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लें। हो गए। बिल्कुल कोई बात नहीं, रोजा लगा होगा आपको, ऐसी बौखलाहट बनती है, आपका कसूर नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मेरे ख्याल में आपके कुछ पुराना मेरे साथ वो रहता है, वो पूरा कर रही। फिर आप नहीं बोल, मैं स्टूडियो में हूँ, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, मेरी आवाज़ आएगी, फिर आप जो है आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ और आप गाड़ी में। तो इसलिए जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैं बिल्कुल खामोश बैठा था, क्योंकि जब आप स्टूडियो में नहीं होते तो वो जूम के ऊपर प्रोग्राम वैसे भी मुश्किल होता है। तो आप मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा। सही, प्लीज तो कंटिन्यू। ये इशू नंबर सेकंड, ये कह रहे कि जी मईशत बेहतर हो गई है, या जो इशारे के कल रात डॉलर कहाँ पे, डॉलर ने किधर जंप किया है? प्रोजेक्शन तो बड़ी भयानक आ रही है, 310 रुपए, लेकिन अभी जाहिर है कि जो 310 ऑफिशियली रुपए है का ये रेट अप्लाई नहीं हुआ है। तो वो अभी वो कर ले, गूगल इस टाइम भी आप कर सकते हैं, चेक कर ले रेट, वो तो उसके ऊपर ये करेंसी रेट जो है ये तो आप आसानी से देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, शायद कमी आई हो, शायद बड़ा हो, लेकिन ओवरऑल देखिए, चल 1 रुपए या 2 रुपए में शायद इसमें बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ, लेकिन 300 रुपए तक चला गया है आपका डॉलर। मईशत कब बेहतर होती है? मईशत तब बेहतर होती है कि जब आपके मुल्क में रेमिटेंसेज हों, आपके पास डॉलर्स हों, आपके अकाउंट में पड़े हों। जब आपके अकाउंट में खटक साहब, रेमिटेंसेस तो बढ़ गई हैं, तो फिर डॉलर का रेट क्यों बढ़ा है? डॉलर का रेट तो ये आमना साहिबा से पूछेंगे, लेकिन रेमिटेंसेस में तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अगर रेमिटेंसेस बढ़े तो फिर तो डॉलर की रेट, डॉलर की कदर की वैल्यू में कमी आनी चाहिए थी, क्योंकि जब आपके पास डॉलर ज्यादा होते हैं तो मार्केट में डॉलर चढ़ते रहते हैं, बाहर से डॉलर आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आनी चाहिए। और जो सबसे खतरनाक है, 1 रुपए डॉलर की कदर बढ़ने से अरबों रुपए आपके ऊपर कर्ज जो है वो चढ़ जाता है। तो आप सोचे, जब हमारी हुकूमत थी हम 164 160 के ऊपर डॉलर छोड़ के गए थे, आज 300 रुपए के ऊपर वो डॉलर है। ये कौन सी बेहतर मईशत है? ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उस वक्त 176 रुपए थी डॉलर, जब आपकी हुकूमत गई उस वक्त 186 था। 2-3 रुपए की गुंजाइश आप रखा करें फिगर की, क्योंकि मैं ना फाइनेंस मिनिस्टर हूं, ना मैं कोई ज्यादा एक्सपर्ट हूं इनका, लेकिन सिर्फ आप आसानी के लिए 176 और 300 प्लस, सही, इसका मतलब 125-30 रुपए का फर्क है एक डॉलर में। तो कैसे मईशत बेहतर हुई इनकी? सही, ठीक है। खटक साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आमना साहिबा हमारे साथ रहिएगा, कादिर मंदोखिल साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मंदोखिल साहब, जरदारी साहब का जो कल खिताब था
उसमें उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तो इत्मीनान का इजहार किया ही, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत एक तब्दीली थी। गुज़श्ता साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और ऐवान को ये कहा कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें, उसके लिए कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म बनाएं, लेकिन कल का जो खिताब था उसमें इस किस्म की कोई बात मौजूद नहीं थी। क्या सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि वो जो एक पहले मौका था वो अब ज़ाया हो चुका है, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, और अब तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन के साथ कोई अफाम तफहीम का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं है? जी, पहले मुझे शाहिद खट्टक साहब के मजाक के तौर पे एक जुमला कहने दो। इनके एक वजीर ने कहा था कि डॉलर महंगा हो गया तो अच्छा हो गया, हमने डॉलर उस वक्त सस्ता लिया था, अब महंगा हो गया तो पाकिस्तान को फायदा हो गया। तो ये जो रेमिटेंस आया है, तो अगर शाहिद खट्टक साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक 310 से ज़रब दे, ये तो अच्छे खासे पैसे हो गए। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आप बाहर और बाहर से $1 बेच रहे हैं आपकी तब आपके लिए आप बाहर नहीं है ना, आप पाकिस्तान आप बैठ तो के बात कर पाकिस्तान रहे में हैं। है, कोई रिश्तेदार बाहर से बेच रहा है। चलो जो भी है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने सदर के खिताब की बात की, यकीनन अगर सदर के खिताब को या मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम पीटीआई के साथ कंपेयर कर लें तो यकीनन बेहतर है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई तो अच्छा, नून लीग की परफॉर्मेंस बेहतर है पीटीआई से? मुझे बोलने तो दे। क्या आपने कहा कि पीटीआई से बेहतर परफॉर्मेंस है नून लीग की? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे जुमला कंप्लीट करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई के दौर से कंपेयर कर ले, जहां उन्होंने आईएमएफ की डील को सबोताज की है, जहां उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका और तुर्की न जाने किस किस के साथ जो है ना वो कंपेयर कर रहे थे, तो उससे लिहाज से तो बेहतर है। क्योंकि रेमिटेंस की जहां इमरान खान साहब ने ऐलान किया था सारी दुनिया में जो इनको ये समझ रहे, जहाँ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख ओवरसीज को दुनिया भर में रोजगार के लिए भेजे थे, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनवा के, आज वो 1 करोड़ से ज्यादा है। तो पीटीआई वाले ये दावा करे कि वो हमारे लोग हैं, वो तो उनकी बात तो नहीं मानी। रेमिटेंस तो बढ़ रही है, अभी फरवरी के महीने में तो अच्छी खासी मजीद बढ़ गई है। तो अगर फिर दूसरी बात, अगर आप रिजर्व के हवाले से देख ले तो रिजर्व माजी के लिहाज से बेहतर है। अगर आप महंगाई के लिहाज से देख ले तो वो महंगाई का जो शरह है वो तो जरूर कम हुआ है, महंगाई कम नहीं हुई है। तो मिला जुला रद्द-ए-अमल देख, कहीं बेहतर हुआ है कहीं नहीं हुआ, तो सदर साहब ने उसकी निशानदेही की है। लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ रख के, जहां मेरा ताल्लुक सिंध से है या सिंध ने मुझे इज्जत दी है, सिंध ने मुझे रोजगार दी है, सिंध ने मुझे यहाँ पे मेरी बच्चों के पैदाइश सिंध में है, यहाँ से मैं पिछले असम्बली में मुंतखब हुआ सिंध से, वहां मैं सिंध की हुकूक की अगर बात ना करूं तो फिर वो नाजायज है, वो जायज नहीं है। हमारी चौथी हुकूमत है सिंध की आवाम की वजह से, और सिंध का मुकदमा अगर हम हाईएस्ट फोरम पे ना उठा ले, इवन के जरदारी साहब ने मसला उठाया था, कल वजीर आजम साहब से बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, आज उन्होंने मायूसी का इजहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब चीजों के कि हमारे लिए मौत और जिंदगी का सवाल है। तो मैं ये कहूंगा कि आप रेगिस्तान को सरसब्ज बना रहे हो और सरसब्ज सिंध को आप रेगिस्तान में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये मायूसी है। और इसके हवाले से मैं दोबारा ये कहूंगा, शाहिद खट्टक साहब ने बात की, जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है जिसको सीसीआई कहता है, उसका इजलास 3 खत वज़ीर आला सिंध ने लिखे, इसके जवाब तक नहीं मिले। और एहसन इकबाल साहब इस तरह मीडिया पे आके गलत बयानी कर रहे कि फोरम मौजूद है। बाबा, फोरम जो मौजूद है वो तो आप मीटिंग बुला ही नहीं रहे हो। लेकिन मैं यही कहूंगा ये सारी चीजों को एक तरफ रखे, चाहे जितने भी परफॉर्मेंस हो, आज सिंध का चप्पा चप्पा तहसील में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में वकला जो ना वो सरापा एहतजाज है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये नहरें कैसे निकालेंगे? और फिर मामला ये है, बता दें मुझे, जवाब दे दें कि एक जुमला करने दें। 12 लाख एकड़ जो आपने किन लोगों को आपने अलॉट किए, किस मेरिट पे किए, किस कंडीशन पे किए? हो सकता है कादर मंदोखेल, शाहिद खट्टक और नकवी साहब भी 10-20 एकड़ ले लेते, तो ये किन लोगों को दिए, इसकी जरा लिस्ट में तो शायद करा दें। ये एकड़ों का मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मंदोखेल साहब, ये जो आप कह रहे हैं इस तरह एहतजाज हो रहा है, सरापा एहतजाज हैं, वकला हैं, स्टूडेंट्स हैं, सियासी जमातें हैं, पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मामला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, कोई फैसला लेना तो दरकिनार, आपकी मर्जी, आपकी मंशा के बगैर बजाते खुद कायम भी नहीं रह सकती। ये आपके वोटों पे खड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी चाहे कि ये ना बने और वफाक ये बनाने में कामयाब हो जाए। ये आपके अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं होगा। जब भी होगा होगा आपके अप्रूवल से। अब ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान में मामला चलता है कि आप ऊपर से एहतजाज करते रहें और अंदरूनी खाना आप उसके लिए अप्रूवल दे दें। वो आमना साहिबा भी कह रही है कि हम मना लेंगे। ये बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल ना ना ना, रुक आप मुझे बता दो कि सबसे हाईएस्ट फोरम
मुझे याद नहीं पड़ रहा है, ना आपको ना शायद खटक साहब मुझे हवाला दे कि किसी सुप्रीम कमांडर ने असेंबली के फ्लोर पे ज्वाइंट सेशन में मुतालबा किया हो। इससे बड़ा हेस्ट फोरम क्या हो सकता है? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असेंबली के फ्लोर पे हमारे सेनेटर, हमारे एमएनए जो है मुतालबा करते रहे। तो ये क्या आपने बात कर ली है कि हम ऊपर मंदोखेल साहब 8 जुलाई अंदर से मान लेंगे? और अप्रूवल कहाँ है हमारी? हमारी अप्रूवल है तो आप दिखा दें। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, दे दिए तो किस बात के? मैं आपका अप्रूवल दिखा देता हूं। 8 जुलाई 2024 ऐवान सदर से जारी ये खबर मेरे हाथ में मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब, चैलेंज करता हूं, प्रोड्यूसर साहब फुटेज चलाएं। चैलेंज करता हूं आपको, लेकिन इस खबर में 6 नहरें दिखा दें। बिल्कुल, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान मैं सुप्रीम कमांडर, आप 6 नहरों की बात बता दे मुझे। जी मैं आपको, मैं बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करता हूं आपको। जी मैं आपको बता रहा हूं। प्रोड्यूसर साहब की जरा फुटेज चलाएं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये पाकिस्तान के सदर हैं। मोहसिन नकवी साहब, अस्करी हुक्काम मौजूद है। ये खबर जारी की गई है ग्रीन इनिशिएटिव का है, ऐवान सदर से ये खबर जारी की गई है। ग्रीन इनिशिएटिव का है, उसमें 6 नहरों की बात का है, वो हाईलाइट कर सुन लीजिए। इजलास में सदर मुमलिकत को ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। सदर को बताया गया कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्ची, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से काबिल काश्त रकबा, लाइव स्टॉक और माहीगीरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी का ज़िया कम करने, पानी की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए आबपाशी के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो वफाक है वो फौरी तौर पर इसके लिए फ़ंड जारी करे। ये 8 जुलाई 2024 सदर पाकिस्तान के दफ्तर से जारी की गई खबर है, उसकी फुटेज मौजूद है, वाइडली रिपोर्टेड है। जी मंदोखेल साहब, अब मेरे जवाब सुन ले जी। आपकी ये अपनी बनाई प्रेस रिलीज को मैं मान लूं या सदर पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट सदर पाकिस्तान सर एक वेबसाइट है president.gov.pk, वो मैं कंट्रोल झूठी खबरें ना फैलाए सर। president. मुझे दिखा रहे हो और मैं आपको सदर की तकरीर असेंबली के फ्लोर पे वो कह रहे हैं कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूं। खुदा को मानो, इस तरह तो ना। president.gov.pk सदर पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट। तकरीर कल का तकरीर सुन ले, आप मुझे बताओ असेंबली के फ्लोर पे कहता है मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूं कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया। जरदारी साहब ने देख लिया कि उनके अवाम का मुतालबा कुछ और है, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अप्रूवल है सदर पाकिस्तान का, अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिसोन कर रहे हैं। अब आप आगे रास्ते पे ना, अब आपको कोई और बात नहीं मिली तो तकरीरों के ऊपर। ये बात अच्छा ठीक है जी कार्ड लग सकता है नकवी साहब। मैं आपके पास वापस आता हूं, आपको मुकम्मल मौका दूंगा। वेबसाइट अभी भी मौजूद है, उसको मैं नहीं चलाता। सर president.gov.pk पीका ऑर्डिनेंस, यू आर वेरी वेलकम। अगर आप यहां पर गलत हुए तो मुझे बताएं, आप पे लग सकता है पीका ऑर्डिनेंस? नहीं, मैं तो सदर के खिताब का हवाले दे रहा हूं कि हाईएस्ट फोरम पे वो खिताब कर रहे हैं। आपकी ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, प्रेस रिलीज पे मैं एतबार करूं या सदर की? सर हुकूमत पाकिस्तान की जारी प्रेस रिलीज है, तमाम आपके ऑफिशियल हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी की गई है ना। ये फुटेज मैंने बनाई थी ना, मैंने जारी की थी ना, ये प्रेस रिलीज मैंने जारी की, मैंने तो आपको बता दिया। खटक साहब के पास इसकी इनसाइट मौजूद है। जी खटक साहब। ईसा भाई, तकरीरें तो आसिफ अली जरदारी ने इससे पहले भी की थी। अगर पैमाना तकरीर है कि हमने आसिफ अली जरदारी की तकरीर के ऊपर ही यकीन करना है, हाँ हम मान लेते हैं कि मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं, क्या करे, बेलचा उठा ले, नहरे बंद कर दे, क्या करे खटक साहब, मशवरा दे दे। मुझे पंजाब सिंध रास्ता बंद कर दे, नहरे बंद कर दे, बेलचा कंप्लीट करता हूं, क्या करे बताएं। मुझे कंप्लीट करने दे। आसिफ अली जरदारी का बड़ा ही मशहूर फरमान है कि अगर मैंने शहबाज शरीफ को लड़काना, कराची, लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मैं शहबाज शरीफ नहीं होगा।
ठीक है। वो मौलाना डीजल क्या था जो आप कहते थे? फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा वो कि मौलाना मैं डीजल क्या कहते थे? वो मैं महमूद अगर चकसे से बारे में क्या कहते थे? मैं नहीं बोला इनके सारे इनके बारे कंपेयर में कर मैं देना नहीं इस बोला। तरह। अच्छा, इनको मैं इनसे लोगों को पूछता याद है, हूँ, मैं सबको इनसे याद है। पूछता हूँ, जैसे जो बोला वैसे है, आप लोगों के जलसे में भी जो नीचे से मुतालबा होता था मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक जो नारे लगते थे, और उससे पहले मैं कंप्लीट जो खान साहब के खिताब थे उसमें जो थ्री स्टूजेस की जो वो बात करते थे ना, उनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान थे। मुझे पहले वो कर, इसके बाद मैं आता हूँ मौलाना साहब के मामले के ऊपर भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो वही आज ये तकरीरें कर रहे हैं, अंदरूनी खाना ये मिले हुए हैं, ये नई सिस्टम जो बनाना चाह रहा है ये बनेगा भी। ये इसी तरह टीवी के ऊपर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तकरीरें भी करेंगे, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी करेंगे। हुकूमत का हिस्सा हो के एक चीज़ हो रही है जहाँ पे आपकी सूबाई हुकूमत है, फेडरल हुकूमत आपकी वजह से खड़ी है इधर, तो वो इतने तगड़े हो गए कि जी वो आपकी इजाज़त के बगैर ये चीज़ें कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये मिले हुए हैं कि ये नहरें जो है या ये पानी सिस्टम जो है ये निकलेगा, ये जिधर पहुंचना उधर ये पहुंच जाएगा। ये इनकी बस की बात नहीं है, ये नहीं रोक सकते। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये इनके अप्रूवल से होगा? इनकी बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं। लेकिन सदर मुमलिकत ने ओवरऑल जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो इत्मीनान का इजहार किया, तो आप जो इतने मामलात उठाते हैं, ये कौन सा ये मेरे ख्याल में 8वां नंबर खिताब था आसिफ अली जरदारी का, मुतनाज़ा आसिफ अली जरदारी का, सदर मुतनाज़ा। अभी 8वां खिताब है, 7 खिताब इनके माजी के निकाल जनरल फैज ने जो आपकी लीडर को बिठाया तक कुर्सी पे, वो मुतनाज़ा नहीं था? इस तकरीर को छोड़ के पिछले 7 तकरीरों को आप चला ले, कोई क्लिप उठा ले, अगर उन 7 के 7 में हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर एतमाद ना हुआ तो फिर ये तकरीर उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की होगी या कोई इस हुकूमत ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की होगी। मुल्क कर्जे तले डूबा, मुल्क की मईशत बर्बाद, मुल्क में आम गरीब लोग रुल रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। इन सब चीज़ों की देखिए, बेहतर मईशत क्या होती है? अगर मैं आसान करूं, मैं कोई मईशत का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। बेहतर मईशत वो होती है कि जिसमें आपकी आवाम को रिलीफ मिले, उसमें आटा, गंदम, चीनी, ये खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं ये गरीब घी, ये आम लोगों को आसान नर्ख में मिले, ये अच्छी मईशत होती है। लेकिन कर्जों तले डबो के डॉलर 300 रुपए पे पहुंचा के मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाहर की दुनिया जो है वो आपके साथ, उनका कारोबार बंद, रेमिटेंसेस आपके बंद, और सब चीज़ों के बावजूद आके सदर तारीफ कर दी कि जी मईशत बड़ी तगड़ी और बेहतर है। ऐसे मईशत ना तगड़ी होगी ना ऐसे बेहतर होगी, ना तगड़ी होगी ना बेहतर होगी। ब्रेक पे जाने मुझे मंदोखेल साहब, मैं आपको मौका देता हूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी मंदोखेल साहब, खटक साहब कह रही हैं कि नीचे आवाम जो है वो तबाह हाल हुई हुई है, महंगाई उरूज पर है, और 40% इस मुल्क की आवाम चली गई ख़त गुर्बत के नीचे, और 7वां और फिर 8वां खिताब आसिफ अली जरदारी साहब का हुकूमतों के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। देखिए, पहले तो खटक साहब की मैं इस जुमले को क्या कहूँ, रमजान के महीने में यकीनन उनका भी रोजा है, मेरे भी रोजा है, हम सबका रोजा है, और वो कहते हैं रेमिटेंस बंद हो चुकी है। रेमिटेंस तो बढ़ गई मेरे भाई, आपकी लीडर के मुतालबे के बावजूद बढ़ गई है। आप देख ले, इस फरवरी के महीने का तो और ज्यादा आ गई है, $3.1 बिलियन। कभी फरवरी में इतना नहीं आया था, 3.1 अरब डॉलर एक महीने में आया है। अब मार्च में और ज्यादा आएगा, क्योंकि ईद का मौका है, वो अपने प्यारों को पैसे भेजेंगे, जो लोग इनके यहाँ पे मौजूद है वो और ज्यादा होंगे, देख लेना। लेकिन सवाल ये, मैं एक चीज ये करूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का अगर आप दोबारा तकरीर सुन ले या एक मरतबा सुन ले, उसने ये नहीं कहा कि दूध की नहरी, बल्कि उसने सजेशन दी है कि पाकिस्तान भर में तमाम जिले बराबर होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। उसने तो बाकायदा एक लिहाज से ताने दिए कि आप लाहौर पे ज्यादा खर्च के बजाय आप जनूबी पंजाब को भी देख ले, आप सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान भी आपके अंडर आता है। उसने तो सारे सजेशन दिए। अगर वो रहा, हाँ ये तो जरूर कहा उसने कहा रेमिटेंस बढ़ गई, ये तो जरूर कहा है कि उसने कहा जो रिजर्व वो बढ़ गई, ये जरूर कहा कि थोड़ी बेहतरी की तरफ चल रही, मगर ये साथ साथ उसने हर चीज में सजेशन दिया, तजवीज दी है कि आप इसको बेहतर कर दे। मगर आखिर में आके उनने तो नहरों में ऐसे एक सवाल खड़ा कर दिए कि मेरे ख्याल में किसी को समझ में नहीं आ रही कि उसके ऊपर कमेंट्स क्या कर ले। यानी इतने हाईएस्ट फोरम पे उन्होंने
दरिया सिंध का मसला उठाया, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़ के मंदोखेल मैं साहब कहता को हूँ मेरे ख्याल में कुर्बानी हो ही नहीं सीधे सकती है। पटकाया हुआ है। मंदोखेल साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे बता दें आप, जाहिर है कि रेमिटेंसेस तो बड़ी हैं, फिगर्स के मुताबिक रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, और अगर वो उसको साल 2020-21 से कंपेयर करें तो वो एक मामूली इजाफा है, लेकिन बहरहाल इजाफा है। लेकिन उस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर था, 1 करोड़ पाकिस्तानी पैसे भेजता था। ये गुज़िश्ता 3 साल में जिसमें आप लोगों की हुकूमत रही, 20 लाख के करीब और पाकिस्तानी जा चुके हैं। अब अगर $100 भी फी पाकिस्तानी पर मंथ इनमें से 20 लाख लोग पाकिस्तान वापस भेजते हों, तो ये इजाफा तो कई अरब डॉलर का होना चाहिए। ये चंद $100 मिलियन का इजाफा है सिर्फ, जो मेरा ख्याल है कि टेक्निकली इसको सेलिब्रेट नहीं करना बनता। होना तो ये चाहिए था कि हम $40 अरब पर पहुंच चुके होते, जहां पर हम नहीं पहुंचे। बहरहाल खटक साहब, सूबों की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात चल रही है। अभी आमना साहिबा को एक इंतहाई अहम मसरूफियत की वजह से जाना पड़ गया, लेकिन ये बात जाहिर है कि होनी थी। वो तो 60-60 सफ़े के इश्तिहारात छाप रहे हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस कहीं नज़र नहीं आ रही, छपी हुई नज़र नहीं आ रही। छपाई हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा मकसद रिलीफ देना है। पंजाब में या बाकी सूबे में मुझे ये एक सेहत कार्ड लेवल का एक मनसूबा नहीं दिखा सकते। जब हमारी गवर्नमेंट गई, जब हमने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असेंबली डिज़ाल्व की, उसके बाद जब PDM-1 की हुकूमत आई, इन्होंने सेहत कार्ड अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में बंद कर दिया। जो ही हमारी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट आई, हमने दोबारा सेहत कार्ड जो है उसको बहाल किया। इसके अलावा इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की वो जो है तरक्की की शरह वो 48% पे है। इस टाइम वो सूबा जिसके पास 2 महीने की तनख्वाही नहीं थी, जब ये निगरान सेटअप या PDM-1 की जो हुकूमत थी, हमारे सूबे में तनख्वाह के पैसे तक नहीं थे। उस सूबे को हमने दोबारा बेहतर किया, ट्रैक के ऊपर हम लेके आए। इस टाइम 190 अरब प्लस रुपए जो है वो, यस, हम सरप्लस में खैबर पख्तूनख्वा में, बावजूद इसके कि NFC में जो हमारा शेयर है या विफाक ने जो उनके जिम्मे जो पैसे देने हैं वो हमें इस टाइम नहीं मिले। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, अभी सोलर का प्रोग्राम तमाम ड्रा के ज़रिए इस टाइम हम खैबर पख्तूनख्वा के जो लोअर क्लास हैं उनको हम दे रहे हैं। 10.5 लाख लोगों को इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो रमज़ान पैकेज दे रही है। तवज्जो जो है वो इसी पर रखेंगे या अब एहतजाज की तरफ भी कोई तवज्जो जाने वाली है ईद के बाद? एहतजाज प्लस परफॉर्मेंस दोनों के ऊपर है हमारी तवज्जो। चीफ मिनिस्टर उसकी काबीना टारगेट दिए थे, 1 साला परफॉर्मेंस की हमने रिपोर्ट, एक किताब बनाई ताकि आप भी देख सके, कोई और भी देख सके और ऑन रिकॉर्ड हो। इश्तिहार तो कल को भी कोई इनकारी हो जाए कि जी इस गलत लिख दिया था या टेक्निकल या क्लेरिकल मिस्टेक था। इसमें अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की शामिल नहीं होगी, अब सिर्फ तंजीमी सतह के ऊपर जुनैद अकबर और उनकी क़यादत में जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है, ओहदेदार हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हुकूमत, हुकूमती वज़रा, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। पहले भी हमने ना हुकूमती मशीनरी का इसमें इस्तेमाल किया। इल्ज़ाम तो यही लगा ना आपका सबसे बड़ा। अगर अली अमीन गंडापुर जो है, पहले इमरान खान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पे वो जिस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो इमरान खान साहब की है। वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोगों ने हमें वोट दिया और हम आज हमारी वहाँ पे हुकूमत है। तो अगर उसी लीडर के लिए कोई तहरीक चलाए और आप कहें कि ये हुकूमती मशीनरी का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो बिल्कुल गलत हो रहा है। 1 रुपए की एक सही, मौलाना को मिला लेंगे आप अपने साथ? मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। मौलाना साहब पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे? आपको वो रिजर्वेशंस हैं मौलाना फजलुर रहमान के आपके चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी? नहीं, वो असद कैसर साहब और कमेटी जो बनी उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, आप लोगों की ज़बान बंदी कम से कम कर दी गई, या पार्टी ने कहा है कि फिल वक्त गुरेज करें, थोड़ा सा फायर फाइटिंग होने अगर मैं नहीं बोला तो यही समझ दो सियासी जमातों के दरमियान। मंदोखेल साहब, अब अगर अपोजिशन जमातें मिलकर ईद के बाद कोई तहरीक चलाने का फैसला करती हैं, आपके ख्याल में क्या हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अब ये जो अपोजिशन है इसकी तहरीक दम तोड़ चुकी है, ये फॉर्म 45-47 अब एक माजी का किस्सा बन गया, अगरचे ये वो मामला जिस पर आप भी इनके साथ खड़े नजर आते हैं, ये फॉर्म 45-47 वाला?
देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो वो 20 लाख, मुझे एक जुमला कहने दी कि 20 लाख लोग गए, ये आदाद शुमार कहाँ से आपके पास आ गई कि 20 लाख लोग गए? एक सर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। मंदखेर साहब ने आपके ऊपर पीका के FIR कटवाने। देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, देखिए 20 लाख लोग जो है ना, मैंने एक राउंड फिगर करके अंदाजन कहा है, सुन ले, अब एक आपने साल सवाल पहले कर लिया, 16 मुझे लाख जवाब का तो देने फिगर दे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ अच्छा, मुझे स्टैटिस्टिक्स का जवाब था। तो देने देना जी पूरा। जी। आपने सवाल कर लिया है, अब मुझे बताओ, मैं अभी पिछले साल गया था अमेरिका, तो फिर क्या मैं भी उसमें शामिल हूँ? खटक साहब इधर उधर जाएगा तो वो भी शामिल होगा। आपको किसको विजिट के लिए लोग जाता है, कारोबार के लिए लोग जाता है, या यहाँ मुल्क छोड़ने के भागने के लिए लोग जाता है? फर्क है ना, इसमें आप किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई। लेकिन अच्छी बात है अगर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, पाकिस्तान का रेमिटेंस बढ़ेगा, अच्छी बात है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने खटक साहब से बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर ग्रांड अपोजिशन बन जाए, हुकूमत के लिए परेशानी क्या तबाही होगी, लेकिन ग्रांड अपोजिशन बनेगी कैसे कि एक सेटिंग है, मैंने अपनी इत्यादि के ऊपर अपनी जबान जो ना खोल नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पता है जबान खोलेगे तो ये गंडापुर की जबान बोलेगा, इस वजह से ये बोलना नहीं चाहते। आप मुझे बता दो कि PTI ने मौलाना को धोखा दिया है, महमूद खान चकजई साहब को भी दिया है, मंजूर पश्तीन के साथ तहरीरी मुआहिदा किया था कि 2 महीने के अंदर 11 अक्टूबर को हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करेंगे। आज 4 महीने हो गए, खटक साहब से जवाब जरूर ले ले। आपने अख्तर मेंगल के साथ मुआहिदा किए, धोखा दिए, आपने MQM के साथ किए, धोखा दिए, तो भाई कौन सा ग्रांड अपोजिशन? वक्त खत्म हो गया मंदोखेल साहब, वक्त खत्म हो गया। जो धोखे की बात आप कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को, अगर आप कहते हैं इन्होंने धोखा दिया, तो मौलाना ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने भी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा दिया। बहरहाल वक्त खत्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।